क्या आपने कभी अपने सपनों के वसंत के बगीचे की कल्पना की है? चमकीले ट्यूलिप, हरी भरी घास और स्वस्थ पेड़। लेकिन अब एक अलग तस्वीर की कल्पना कीजिए। मुरझाए हुए अंकुर, सूखी डालियाओं और हर जगह बीमारियों के निशान। क्या आपको पता है कि आपके वसंत के बगीचे का भाग्य मार्च में नहीं, बल्कि ठीक अभी अक्टूबर में तय होता है? आज हम पतझड़ के बगीचे में की जाने वाली उन घातक गलतियों पर चर्चा करेंगे, जिनकी कीमत आपको वसंत में बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। और मेरा विश्वास कीजिए, उनमें से कुछ आपको हैरान कर देंगी। बहुत से लोग अक्टूबर को मौसम का अंत मानते हैं। फसल कट चुकी है, पत्ते गिर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब आराम करने का समय है। लेकिन असल में बगीचा सोता नहीं है, बल्कि वह सर्दियों की तैयारी में लग जाता है। इसी संक्रमण काल में पौधों के भविष्य के विकास, फूलने और स्वस्थ रहने की नींव रखी जाती है। अक्टूबर के रखरखाव को नजरअंदाज करना बिना नींव के घर बनाने जैसा है। वसंत में वह बस ढह जाएगा। तो पहली गलती, और शायद यही सबसे घातक है, हम इसे झूठी सफाई कहेंगे। कल्पना कीजिए, आपने लगन से रेक से काम किया, एक एक गिरे हुए पत्ते को इकट्ठा कर लिया। आपका बगीचा एकदम साफ और सुव्यवस्थित दिख रहा है। आप अपने काम के नतीजे पर गर्व से देखते हैं और सोचते हैं, अब तो मेरा बगीचा सर्दियों के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसी आदर्श सफाई में ही सबसे बड़ा खतरा छिपा होता है। जब आप पत्तों के पीछे भाग रहे थे, तब जमीन पर और क्या रह गया था? जैसे सेब के पेड़ के नीचे एक सड़ा हुआ, सूखा हुआ सेब, और क्यारियों में टमाटर के काले पड़े हुए तने। फूलों की क्यारी में फफूंद, पाउडरी मिल्ड्यू से प्रभावित फ्लॉक्स के अवशेष। आपको लगता है कि ये छोटी मोटी चीजें हैं जो सर्दियों में गल सड़ जाएंगी, लेकिन असल में आपने एक असली टाइम बम छोड़ दिया है। ऐसा हर सड़ा हुआ फल, हर बीमार तना, ये सिर्फ कचरा नहीं है। ये फंगस के बीजाणुओं, बैक्टीरिया और कीटों के अंडों के लिए एक आरामदायक सर्दियों का घर है। वे इन अवशेषों में आपकी मिट्टी के ठीक अंदर आराम से सर्दियां गुजारेंगे। और वसंत में क्या होगा? पहली ही गर्माहट के साथ ये पूरी सेना जाग जाएगी, भूखी और आपके युवा, कोमल पौधों पर हमला करने के लिए तैयार। आपने खुद ही उनके लिए एक आदर्श लॉन्च पैड तैयार कर दिया है। तो वसंत में अचानक होने वाले स्कैब, फाइटोफथोरा और अन्य बीमारियों के प्रकोप से आश्चर्यचकित न हो। आपने उन्हें पतझड़ से ही संभाल कर रखा है। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, जो उतना ही हानिकारक है। इसे हम अत्यधिक स्वच्छ बाग की भूल कह सकते हैं। ये तब होता है जब एक परफेक्शनिस्ट माली सब कुछ पूरी तरह से साफ कर देता है। हर पत्ता, हर घास का तिनका इकट्ठा करके हटा दिया जाता है। पेड़ों और झाड़ियों के नीचे एकदम काली नंगी जमीन रह जाती है। देखने में तो लगता है कि यही है असली सफाई, लेकिन असल में आपने अपने ही बगीचे को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। स्वस्थ पत्तियों की यह परत कचरा नहीं है। ये एक प्राकृतिक कंबल है जो कठोर, बिना बर्फ वाली सर्दियों में पौधों की जड़ प्रणाली को जमने से बचाता है। इसे हटाकर आप जड़ों को सीधे पाले के संपर्क में छोड़ देते हैं, जिससे खासकर नई रोपाई और सतही जड़ प्रणाली वाले पौधे अत्यधिक कमजोर हो जाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आपने शाब्दिक अर्थों में अपने बगीचे के सबसे महत्वपूर्ण निवासियों, केंचुओं और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों का भोजन छीन लिया है। यही वे जीव हैं जो पत्तियों को मूल्यवान ह्यूमस में बदलते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ और भुरभुरी बनाता है। इस जैविक पोषण के बिना मिट्टी समय के साथ गरीब हो जाती है, कठोर हो जाती है और अपनी संरचना खो देती है। वसंत में आपको आश्चर्य होगा कि साफ सुथरी दिखने वाली जमीन पर पौधे इतनी बुरी तरह क्यों बढ़ रहे हैं। और जवाब आसान है, आपने खुद ही उसे जीवन से वंचित कर दिया है। अगली गलती है छूटे हुए मौकों की चूक। ये आपके पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन वसंत की पहली बहार का आनंद आपसे जरूर छीन लेगी। पतझड़ के कामों की भागदौड़ में हम अक्सर सोचते हैं, बस अब बुवाई का मौसम तो खत्म हो गया, बाकी सब वसंत में करेंगे। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना ही फूलों के कंद लगाने का अंतिम अवसर होता है। ट्यूलिप, डैफोडिल, क्रोकस, हयासिंथ
वसंत के ये सभी प्रतीक पतझड़ में ही लगाए जाते हैं। इन्हें ठंडी जमीन में आराम का एक दौर बेहद जरूरी होता है। इस दौरान वे अपनी जड़ प्रणाली विकसित कर लेते हैं और वसंत में तेजी से बढ़ने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। इस ठंडी तैयारी के बिना वसंत में फूलों का कोई चमत्कार नहीं होगा। और कल्पना कीजिए, जब अप्रैल आता है तो सभी पड़ोसियों के बागों में चमकीले ताजे खिले हुए शुरुआती फूलों के ढेर लगे हैं, जबकि आपका बगीचा अभी भी नीरस और सोया हुआ लग रहा है। और आप उदास होकर समझते हैं कि पतझड़ में आपको खुद को यह खूबसूरती देने के लिए बस 1 घंटा खर्च करना था। जो चीज वसंत को जादुई बना सकती है, उसे वसंत के लिए मत टालिए। अक्टूबर में फूलों के कंद लगाना बागवानी का सबसे फलदायी काम है, जो आपको 100% परिणाम देगा। अब बात करते हैं एक ऐसे औजार की जो अक्टूबर में आपका दोस्त होते हुए भी आसानी से दुश्मन बन सकता है, और वो है आपका प्रूनर। मन करता है कि सेब के पेड़ को सुंदर आकार दें, हाइड्रेंजिया या गुलाब की बढ़ी हुई शाखाओं को छोटा करके व्यवस्थित करें। ऐसा लगता है कि यह तर्कसंगत है कि पौधे को सर्दियों के लिए तैयार करने के लिए सभी अतिरिक्त चीजें हटा दी जाएं। लेकिन यह सबसे आम और खतरनाक गलतियों में से एक है। क्या होता है जब आप इस समय सक्रिय रूप से आकार देने वाली छंटाई करते हैं? पौधे को एक शक्तिशाली संकेत मिलता है। खतरा, तुरंत नए अंकुर निकालने की जरूरत है, और वह प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अपनी ऊर्जा और संसाधनों को खर्च कर देता है और नई कोमल टहनियां निकालता है। फिर जैसा कि होना ही है, पहली सर्द हवाएं और पाला पड़ना शुरू हो जाता है। ये कोमल हरी टहनियां जो अभी मजबूत नहीं हुई हैं और जिन पर मोटी छाल नहीं बनी है, सबसे पहले मर जाती है। वे बस काली पड़ जाती हैं और जम जाती हैं। अंततः आपने मदद नहीं की, बल्कि नुकसान पहुंचाया। पौधे ने अपनी कीमती ऊर्जा, जो उसने पूरे गर्मी भर जमा की थी, पूरी तरह से बर्बाद कर दी। वह कमजोर होकर सर्दियों में प्रवेश करता है, पाले से लगी चोटों के साथ, जो वसंत में फंगस और बीमारियों के लिए खुला रास्ता बन जाएंगी। याद रखें, अक्टूबर में हम केवल सफाई वाली छंटाई करते हैं। सूखी, टूटी हुई और स्पष्ट रूप से बीमार शाखाओं को हटाते हैं। सुंदरता के लिए की जाने वाली सारी छंटाई, वह वसंत का काम है। खरपतवारों का क्या करें? शायद यह सबसे लुभावना धोखा है जो हम खुद को देते हैं। आप क्यारियों पर नजर डालते हैं, बड़े हो चुके सिन्हापर्णी, डैंडेलायंस और ऐसे ही दूसरे खरपतवार देखते हैं और सोचते हैं, ताकत क्यों बर्बाद करे, जल्द ही पाला पड़ेगा और वे वैसे भी मर जाएंगे। सुनने में तो यह तर्क संगत लगता है ना? पहली नजर में, हाँ। लेकिन असल में यह एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें अनुभवी माली भी फंस जाते हैं। बात यह है कि पतझड़ के कई खरपतवार जीने के असली उस्ताद होते हैं। आराम करने जाने से पहले उनका मुख्य काम सिर्फ उगना नहीं, बल्कि अपनी अगली पीढ़ी पैदा करना होता है। वे मिट्टी में हजारों और कभी-कभी तो दसियों हजारों बीज गिरा देते हैं। इन बीजों में असाधारण जीवन शक्ति होती है। वे बर्फ के नीचे आराम से सर्दी गुजार लेंगे, ठंड से प्राकृतिक स्तरीकरण से गुजरेंगे, और वसंत में सूरज की पहली किरण के साथ सब एक साथ एक मजबूत सेना की तरह तेजी से बढ़ने लगेंगे। और तब आपको बस इधर उधर कुछ खरपतवार नहीं मिलेंगे, बल्कि एक घना हरा कालीन मिलेगा जो आपके उगाए पौधों का दम घोंट देगा, उनकी धूप, नमी और कीमती पोषण छीन लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अक्टूबर में छोड़ा गया एक खरपतवार मई में 100 नए खरपतवारों का मतलब है। इसलिए थोड़ी हिम्मत जुटाएं और आखिरी बार कुदाल लेकर अपने खेत में घूम लें। ये काम आपको वसंत में हफ्तों की थका देने वाली निराई से बचाएगा। अब बात करते हैं खाद की। यहाँ अक्सर लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसे अति देखभाल का नुकसान कहा जा सकता है। लंबी और ठंडी सर्दियों से पहले पौधों को पोषण देने, उनकी मदद करने की इच्छा बिल्कुल स्वाभाविक है। आप दुकान जाते हैं, एक मिश्रित खाद खरीदते हैं और उसे झाड़ियों और पेड़ों के नीचे भरपूर मात्रा में डाल देते हैं। लेकिन असली समस्या विवरण में, या कहें तो खाद की सामग्री में छिपी होती है। यदि आपकी खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, तो आप अपने पौधों का भला करने की बजाय
उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। नाइट्रोजन क्या करता है? यह पत्तों और नई कॉम्पलों, शाखाओं की तेजी से विकास के लिए जिम्मेदार होता है। वसंत और गर्मियों के लिए यह एकदम सही है, लेकिन शरद ऋतु में आप मानो पौधे से चिल्लाकर कह रहे हैं, बढ़ो, नए पत्ते निकालो। और पौधा आपकी बात मान भी लेता है। वह सक्रिय रूप से बढ़ना शुरू कर देता है। अपनी बची हुई सारी ऊर्जा ऐसे विकास पर खर्च कर देता है जो आने वाली ठंड के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर जब पहली गंभीर ठंड पड़ती है तो यह सारी नाजुक नई वृद्धि तुरंत नष्ट हो जाती है। पौधे ने न केवल अपनी ऊर्जा व्यर्थ की, बल्कि वह ठंड के लिए खुद को तैयार भी नहीं कर पाया। उसकी लकड़ी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाई। परिणाम स्वरूप वह कमजोर और बिना तैयारी के सर्दियों में चला जाता है। शरद ऋतु में पौधों को नाइट्रोजन की नहीं, बल्कि पोटेशियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ये जड़ प्रणाली को मजबूत करने, ठंड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और लकड़ी को ठीक से परिपक्व करने में मदद करते हैं। इसीलिए पैकेट पर दिए गए घटकों की सूची को ध्यान से पढ़ें, ताकि आपकी देखभाल मुसीबत का सबब न बन जाए। एक और ऐसी चुपचाप की जाने वाली गलती है मिट्टी को खुला और असुरक्षित छोड़ देना। फसल कटने के बाद खेत खाली हो जाते हैं और मन करता है कि बस सब कुछ ऐसे ही अगली वसंत तक छोड़ दें। यदि आपकी मिट्टी हल्की और रेतीली है तो शायद ये कोई बड़ी समस्या न हो, लेकिन यदि आपके खेत में भारी चिकनी या दोमट मिट्टी है तो ऐसी निष्क्रियता एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। पतझड़ और सर्दियों में बारिश और पिघली हुई बर्फ के प्रभाव से ऐसी मिट्टी जम जाएगी, कठोर हो जाएगी और वसंत में पत्थर जैसी ठोस बन जाएगी। जब आप बीज लेकर बगीचे में आएंगे तो फावड़ा गाड़ना लगभग असंभव होगा। छोटे पौधों की जड़ों के लिए ऐसी कठोर परत से गुजरना बहुत मुश्किल होगा और हवा का संचार भी बाधित होगा। इसका समाधान है पतझड़ में विशेष जुताई। मिट्टी की जुताई करते समय ढेलों को तोड़ें नहीं, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले वैसे ही छोड़ दें। सर्दियों में पाला, नमी और हवा आपके लिए सारा काम कर देंगे। पानी छिद्रों में घुसेगा, जमेगा, फैलेगा और इन ढेलों को अंदर से तोड़ देगा। वसंत तक आपकी भारी मिट्टी भुरभुरी, संरचित और हवादार हो जाएगी। रोपण के लिए एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। एक और गलती जो बगीचे के सबसे खूबसूरत पौधों को बर्बाद कर देती है, वह है पानी देने की अनदेखी। अजीब लगता है ना? पतझड़ का मौसम है, अक्सर बारिश होती है, नमी की कमी कैसे हो सकती है? एक बहुत बड़ी गलती है जिसे बेलचे की नोक पर बीमारी कहा जा सकता है। अक्सर जब हमारा सारा काम खत्म हो जाता है तो हम अपने औजारों को बिना साफ किए वैसे ही शेड में या स्टोर रूम में फेंक देते हैं। बेलचे पर मिट्टी के ढेले लगे होते हैं, सेकेटर पर पत्तियों के टुकड़े और रस चिपका होता है और खुरपी पर सूखी गंदगी जमी होती है। हमें लगता है कोई बात नहीं, वसंत में धो लेंगे, लेकिन यह एक बहुत बड़ा खतरा है। कल्पना कीजिए, आपने किसी फंगस से संक्रमित डाल को काटा है या किसी बीमार जड़ वाले पौधे को खोदा है। बीमारियों के बीजाणु और सूक्ष्म कीट औजार की सतह पर रह जाते हैं। शेड में वे पूरी सर्दी आराम से गुजार लेते हैं। और फिर वसंत में क्या होता है? आप वही सेकेटर उठाते हैं और एक स्वस्थ पेड़ की डाल काटने जाते हैं और अपने ही हाथों से उस पेड़ को बीमारी का टीका लगा देते हैं। काटने वाली जगह एक खुला घाव होती है और आप सीधे उसमें संक्रमण डाल देते हैं। बेलचे के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप मिट्टी खोदते हैं तो बीमार हिस्से से गंदगी और बीमारी को स्वस्थ हिस्से में फैला देते हैं। इसलिए साफ सफाई का एक सीधा सा नियम आपके बगीचे को बचा सकता है। काम खत्म होने के बाद हमेशा औजारों से मिट्टी और पौधों के अवशेष हटाए और सेकेटर और आरी जैसे धारदार औजारों को अल्कोहल, क्लोरहेक्सिडाइन या किसी अन्य एंटीसेप्टिक से कीटाणु रहित करना न भूले। इसमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, लेकिन ये आपको अगले मौसम में बड़ी परेशानियों से बचाएगा। अब बात करते हैं आपके बगीचे की हरी भरी चादर यानी आपके लॉन की। इसमें 2 बड़ी गलतियां छिपी हैं। पहली गलती है आखिरी कटिंग न करना। अक्टूबर में घास उतनी तेजी से नहीं बढ़ती और ऐसा लगता है कि इसे अब अकेला छोड़ देना चाहिए।
अक्सर लोग सोचते हैं कि इसे बढ़ा हुआ ही सर्दियों में जाने दें ताकि इसे ज्यादा गर्मी मिले, लेकिन यह एक भ्रम है। अगर आप लॉन को 7-8 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंचा छोड़ देते हैं तो बर्फ के नीचे गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बर्फ की मोटी परत घास को जमीन से दबा देगी और वह सांस नहीं ले पाएगी। ज्यादा नमी और हवा के अभाव में यह ऊंची घास सड़ने लगेगी और फंगल बीमारियों के पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण बन जाएगी। इनमें सबसे खतरनाक बीमारी है स्नो मोल्ड, बर्फीली फफूंदी। वसंत में जब बर्फ पिघलेगी, आप अपने खूबसूरत लॉन पर मरी हुई चिपकी हुई घास के बदसूरत भूरे या गुलाबी धब्बे देखेंगे। ऐसी खाली जगहों को ठीक करना एक लंबा और मुश्किल काम है। इसलिए मौसम को देखते हुए आखिरी कटिंग जरूर करें और घास की ऊंचाई लगभग 5 सेंटीमीटर रखें। यह सर्दियों में लॉन के स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छी ऊंचाई है। लॉन से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी गलती है उस पर गिरी हुई पत्तियों को छोड़ देना। बहुत से लोग सोचते हैं यह तो ऑर्गेनिक है, सड़ जाएगी और खाद बन जाएगी। बगीचे की क्यारी के लिए शायद यह ठीक हो, लेकिन लॉन के लिए यह घातक है। पत्तियों का घना और गीला कालीन लॉन को एक मोटी चादर की तरह ढक लेता है। यह घास तक धूप और हवा को पूरी तरह से रोक देता है। इस चादर के नीचे एक ग्रीन हाउस जैसी स्थिति बन जाती है, जहां अंधेरा, नमी और गर्मी होती है। ये उन फंगस और फफूंद के पनपने के लिए स्वर्ग के समान है, जिनकी हमने पहले बात की थी। पत्तियों के नीचे की घास सांस नहीं ले पाती, सड़ने लगती है और मर जाती है। वसंत में जब आप इस सड़ी हुई पत्तियों के ढेर को हटाएंगे, तो आपको इसके नीचे हरी भरी घास नहीं, बल्कि पीली बेजान और खाली जगह मिलेंगी। इसके अलावा पत्तियों का यह कालीन स्लग कीड़े और अन्य हानिकारक कीटों के लिए सर्दियों में छिपने का एक बेहतरीन ठिकाना भी है। इसलिए आलस न करें। नियमित रूप से कम हफ्ते में एक बार अपने लॉन पर पंखे वाले रेक चलाएं और सारी पत्तियों को हटा दें। आपका लॉन अगली वसंत में अपनी हरी भरी और स्वस्थ घास से आपको धन्यवाद देगा। और इकट्ठा की गई स्वस्थ पत्तियों को आप कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। वहां उनसे कहीं ज्यादा फायदा होगा। अब हम उस गलती की बात करते हैं जो वसंत में बागवानों का दिल तोड़ देती है। इसे हम असहाय नवोदित का नाम देते हैं। आपने पतझड़ में सेब, नाशपाती और बेर जैसे फलों के पेड़ों के युवा पौधे लगाए थे। वे अभी पतले हैं और उनकी छाल नाजुक तथा चिकनी है। आप उन्हें देखकर खुश होते हैं और सोचते हैं कि आपका काम पूरा हो गया है। लेकिन आप सर्दियों के जंगल और खेतों के भूखे निवासियों को भूल जाते हैं। जब जमीन बर्फ से ढक जाती है, तो खरगोशों और खेतों के चूहों वोल के लिए मुश्किल समय आ जाता है। उनका सामान्य भोजन अनुपलब्ध हो जाता है और तब आपके युवा पेड़ उनके लिए सबसे स्वादिष्ट और आसान शिकार बन जाते हैं। एक भूखे खरगोश के लिए युवा पौधे की छाल एक सच्चा स्वादिष्ट भोजन है। वह एक ही रात में तने की छाल को चारों ओर से कुतर सकता है, जिससे छाल पूरी तरह से उतर जाती है। इसे रिंगिंग कहा जाता है और पेड़ के लिए यह निश्चित मृत्यु है, क्योंकि पोषक तत्व छाल के माध्यम से ही प्रवाहित होते हैं। वसंत में जब आप अपने बगीचे में आएंगे, तो आपको जीवित पेड़ों की जगह सफेद कंकाल मिलेंगे। इस त्रासदी से बचने के लिए सुरक्षा अनिवार्य है। तनों को विशेष प्लास्टिक नेट, जूट की बोरी, स्पन बॉन्ड या पुरानी नायलॉन की जुराबों से लपेटना चाहिए। मुख्य बात यह है कि सामग्री हवादार हो और छाल को नुकीले दांतों से बचाए। अब एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो आपके पौधों को नहीं, बल्कि सीधे आपकी जेब पर वार करती है। इसे पाइप में बर्फ का बम कहते हैं। जब सिंचाई का मौसम खत्म हो जाता है, आप पाइप समेट देते हैं, नल बंद कर देते हैं और बेफिक्र होकर चले जाते हैं। लेकिन आप एक छोटी सी बात भूल जाते हैं, सिस्टम से पानी की आखिरी बूंद तक निकालना। फिर क्या होता है? पानी पाइपों में, जमा करने वाले ड्रमों में, नलों में और सबसे बुरी बात, भूमिगत सिंचाई प्रणाली की पाइपलाइनों में रह जाता है। फिर जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, हमें स्कूल में भौतिक विज्ञान में सिखाया गया था कि पानी जमने पर फैलता है और ये बहुत ज्यादा ताकत से फैलता है। ये ताकत प्लास्टिक के पाइपों को आसानी से फाड़ देती है
फिटिंग को उखाड़ देती है, नलों को तोड़ देती है और आपके महंगे पाइपों को छलनी बना देती है। आप सर्दियों में यह नुकसान नहीं देख पाएंगे। यह तबाही आपको वसंत में तब पता चलेगी जब आप सिंचाई शुरू करने का फैसला करेंगे। आप नल खोलेंगे और पतली धाराओं के बजाय आपको जमीन के नीचे से फव्वारे और फटे हुए पाइपों से बहती हुई धाराएं मिलेंगी। वसंत का काम सुखद रोपण से नहीं, बल्कि पूरी प्रणाली की महंगी और गंदी मरम्मत से शुरू होगा। इसलिए आलस न करे, सिस्टम को कंप्रेसर से हवा से साफ करे, सभी पाइप और ड्रमों को अलग करके खाली कर दे। ये आसान कदम आपको ढेर सारे पैसे और परेशानी से बचाएंगे। अब हम बात करते हैं बगीचे के सबसे नाजुक मेहमानों की, गुलाब, हाइड्रेंजिया और ऐसे ही दूसरे गर्मी पसंद करने वाले पौधों की। यहाँ की गलती को प्यार से ही नुकसान पहुंचाना कह सकते हैं। अपने प्यारे पौधे को पाले से अच्छी तरह बचाने की इच्छा पूरी तरह स्वाभाविक है, लेकिन इस काम में जल्दबाजी और जरूरत से ज्यादा कोशिशें पाले से भी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती हैं। सबसे आम समस्या है पौधों को बहुत जल्दी ढक देना। आप मौसम के पूर्वानुमान में पहला हल्का पाला देखते हैं और तुरंत अपने गुलाबों को स्पन बॉन्ड की कई परतों में लपेट देते हैं। लेकिन अक्टूबर का मौसम धोखा दे सकता है। पाले के बाद अक्सर गर्म और बरसात वाले दिन लौट आते हैं। आपके इस घने आवरण के नीचे क्या होता है? यह एक थर्मस जैसा प्रभाव पैदा करता है। अंदर गर्मी और बहुत ज्यादा नमी जमा हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में पौधा सर्दियों के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत बढ़ना जारी रखता है। इसकी कलियां भी फूट सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फंगल संक्रमण और फफूंद के पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण बन जाता है। ऐसे कंबल के नीचे पौधा घुटकर सड्डा डांटने लगता है। इसकी छाल और कलियां काली होकर सड्डा दाच जाती है। बसंत में जब आप आवरण हटाते हैं तो एक जीवित पौधा देखने की उम्मीद करते हैं, लेकिन पाते हैं काली और सड़ी हुई टहनियां। ढकने का सही समय तब है जब लगातार शून्य से नीचे का तापमान हो और मिट्टी थोड़ी जम चुकी हो, और खुद आवरण हवादार होना चाहिए, जिससे हवा आर पार जा सके और वेंटिलेशन की गुंजाइश हो। एक ऐसी गलती जिसे कई लोग सिर्फ ऊपरी दिखावा मानते हैं, लेकिन असल में इसका बहुत बड़ा व्यावहारिक महत्व है। यह है पेड़ों पर पतझड़ में, यानी ठंड से पहले सफेदी न करना। ज्यादातर माली या बागवान तनों पर अप्रैल में बसंत के मौसम में सफेदी करते हैं, ताकि मई के त्योहारों तक वे खूबसूरत दिखे। और हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सफेदी का मुख्य सुरक्षात्मक कार्य सर्दियों में, और अधिक सटीक रूप से कहे तो सर्दियों के अंत में होता है। फरवरी या मार्च की शुरुआत की कल्पना कीजिए। दिन में चमकीली, लगभग वसंत जैसी धूप खिल रही होती है। पेड़ों की गहरी छाल सूरज की गर्मी से सकारात्मक तापमान तक गर्म हो जाती है और उसमें रस का संचार भी शुरू हो सकता है। और रात में कड़ाके की ठंड पड़ती है। नमी से भरी छाल के जीवित ऊतक अचानक जम जाते हैं। बर्फ कोशिकाओं को फाड़ देती है और छाल पर गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इन्हें फ्रॉस्ट क्रैक्स या शीतकालीन दरारें कहते हैं। इसके अलावा सफेद बर्फ और गहरे तने की सीमा पर तापमान का एक बड़ा अंतर पैदा होता है, जिससे धूप से जलने, सनस्कॉल्ड की समस्या होती है। सफेदी का सफेद रंग सूरज की किरणों को परावर्तित करता है और दिन में तने को ज्यादा गर्म होने से बचाता है। यह दैनिक तापमान के उतार चढ़ाव को कम करता है और छाल को नुकसान से बचाता है। और स्वस्थ छाल पूरे पेड़ के स्वास्थ्य की कुंजी है। इसीलिए पेड़ों पर सफेदी खूबसूरती के लिए बसंत में नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए अक्टूबर नवंबर में ही करनी चाहिए। आइए अब हर माली के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर नजर डालते हैं, उसकी खाद की ढेर पर। यहीं पर एक खतरनाक गलती होती है, जिसे कंपोस्ट का आत्मघाती दुरुपयोग कहा जा सकता है। आप पौधों के अवशेष इकट्ठा करते हैं ताकि उन्हें बहुमूल्य खाद में बदल सके, और यह बिल्कुल सही है। लेकिन आप उसमें डालते क्या हैं? मान लीजिए आपने टमाटर के वे पौधे उखाड़े जिन पर फंगस लग चुकी थी, या सेब के पेड़ की वे टहनियां काटी जिन पर रोग के निशान थे, या फिर वे खरपतवार निकाले जिनमें बीज बन चुके थे। और यह सब कहां जाता है? बिल्कुल सही,
उसी एक ढेर में आपको लगता है कि सर्दी और गर्मी में ये सब गल जाएगा और बीमारी पैदा करने वाले सभी कीटाणु मर जाएंगे। अफसोस, ऐसा नहीं होता। कई फंगल बीमारियों के बीजाणु स्पोर्स अविश्वसनीय रूप से जिंदा रहते हैं। वे कंपोस्ट में बहुत अच्छी तरह पनपते हैं और कुछ तो वहीं अपनी संख्या भी बढ़ा लेते हैं। नतीजतन आप अपने हाथों से उपजाऊ खाद नहीं, बल्कि एक असली जैविक बम तैयार कर रहे होते हैं। वसंत ऋतु में आप बड़े प्यार और देखभाल के साथ इस दूषित कंपोस्ट को अपनी क्यारियों में फैलाते हैं। इससे सब्जियों और फूलों को पोषण देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि आपके इतने प्रयासों के बावजूद पौधे मौसम की शुरुआत से ही बीमार क्यों पड़ रहे हैं। इस सुनहरे नियम को याद रखें। कंपोस्ट में केवल स्वस्थ पौधों के अवशेष ही डाले जा सकते हैं। सभी बीमार पत्तों और संक्रमित टहनियों को जलाना या खेत से बाहर ले जाना जरूरी है। अपने फलदार पेड़ों और बेरी की झाड़ियों पर एक नजर डालें। क्या आपको कटाई के बाद भी डालियों पर सूखे सिकुड़े हुए फल लटके हुए दिख रहे हैं? ये छोटे छोटे मम्मी जैसे दिखते हैं। इन्हें सर्दी भर पेड़ों पर लगा रहने देना ही सबसे बड़ी गलती है। आपको लग सकता है कि ये तो बस कुछ भूले हुए फल है, इनसे भला क्या नुकसान होगा। लेकिन ऐसा हर एक मम्मी बना हुआ फल सिर्फ सूखा हुआ अवशेष नहीं होता। यह असल में संक्रमण का गढ़ है, ज्यादातर फल सड़न या मोनेलियोसिस जैसी बीमारियों का। इस फल के भीतर एक मजबूत बंकर की तरह फंगस के बीजाणु या स्पोर सर्दियों में छिपे रहते हैं। वे पाले और खराब मौसम से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। बसंत में पहली गर्मी और नमी मिलते ही ये स्पोर सक्रिय हो जाते हैं और पूरे बाग में फैलकर नए फूलों और छोटे फलों को संक्रमित करने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अगले मौसम में बीमारी का एक नया और भी ज्यादा जोरदार प्रकोप फैलता है। सिर्फ एक सड़ा हुआ फल आने वाले दर्जनों या यहां तक कि सैकड़ों सेबों या चेरियों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। तो जरा भी आलस न करें। अपने साथ सेकेटर या एक लंबी डंडी लेकर बाग में जाइए और एक एक सूखे फल को नीचे गिरा दें। इन्हें इकट्ठा करें और तुरंत जला दें ताकि संक्रमण का यह स्रोत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आइए अब पॉली हाउस के अंदर का नजारा देखें। आखिरी टमाटर और शिमला मिर्च तोड़ने के बाद कई लोग बस अगली बसंत तक दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। यह एक बड़ी भूल है, मानो अपने दुश्मनों को खुद ही रहने की जगह देना। पॉली हाउस सिर्फ पौधों के लिए ही नहीं, बल्कि कीटों और बीमारियों के लिए भी एक बंद जगह है, जहां उन्हें पनपने के लिए आदर्श माहौल मिलता है। लाल मकड़ी, सफेद मक्खी, लेट ब्लाइट और क्लैडोस्पोरियम के बीजाणु, ये सभी पॉली हाउस के वातावरण से बहुत प्यार करते हैं। जब आप बस पॉली हाउस को बंद कर देते हैं, तो आप इस पूरी फौज को सबसे आरामदायक परिस्थितियों में सर्दियों के लिए छोड़ देते हैं। वे मिट्टी की ऊपरी परत में, पौधों के बचे हुए हिस्सों में, ढांचे की दरारों में और पॉलीकार्बोनेट की सतह पर आराम से पूरी सर्दी गुजार देते हैं। बसंत में जैसे ही सूरज की गर्मी पड़ेगी, वे अपने आरामदायक घर से जागेंगे और आपकी पहली सबसे कोमल पौध पर हमला करने के लिए तैयार होंगे। ऐसा न हो, इसके लिए पॉली हाउस की पतझड़ में सफाई और उपचार बेहद जरूरी है। आपको सभी पौधों के अवशेष पूरी तरह से हटाने होंगे। ढांचे और कवर को कीटाणुनाशक घोल से धोना होगा और आदर्श रूप से मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देना चाहिए या इसे विशेष दवाओं से उपचारित करना चाहिए। हाँ, यह थोड़ा मुश्किल या थकाने वाला काम है, लेकिन यह अगले साल स्वस्थ फसल की गारंटी है। हमारी सूची में आखिरी से एक पहले वाली गलती उस जगह से जुड़ी है जो ठीक आपके पैरों के नीचे होती है। हम बात कर रहे हैं पेड़ों और झाड़ियों के तनों के आसपास की जमीन, यानी उनके थालों की। अक्सर इस क्षेत्र पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। यहाँ गिरे हुए फल पड़े रह सकते हैं, खरपतवार उग सकते हैं और साफ न की गई पत्तियों की मोटी परत जमा रह सकती है। इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह को अनदेखा करना एक बड़ी भूल है। ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहीं ढीली मिट्टी में और पौधों के कचरे की आड़ में बगीचे के सबसे कुख्यात कीट अपनी सर्दियों की तैयारी करते हैं। घुन, आरा मक्खियां,
सेब के फल, छेदक के लार्वा और चेरी की मक्खी के प्यूपा, ये सब यहाँ अपने लिए एक आदर्श ठिकाना ढूंढ लेते हैं। वे जमीन में थोड़ी गहराई तक दब जाते हैं और अपनी भविष्य की भोजनशाला पेड़ की जड़ों के ठीक पास आराम से ठंड का इंतजार करते हैं। वसंत में उन्हें ज्यादा दूर उड़ने या रेंगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वे जागते ही तुरंत तने पर चढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि कोमल कलियों और नई फलियों में अंडे दे सके। उन्हें यह मौका न देने के लिए इन थालों को सभी पौधों के अवशेषों से अच्छी तरह साफ करना जरूरी है और फिर धीरे धीरे बहुत सावधानी से हल्की खुदाई करनी चाहिए। यह आसान प्रक्रिया सर्दी बिता रहे इन कीटों को सतह पर ला देगी, जहां पहली ठंडी हवा और पक्षी उन्हें आसानी से खत्म कर देंगे। और आखिरी में एक ऐसी गलती जो शायद उतनी नजर नहीं आती, पर उसका खामियाजा उतना ही बड़ा होता है। इसका संबंध फावड़े या कैंची से नहीं, बल्कि आपके दिमाग से है। इसे बागवानी में याददाश्त भूलने का सिंड्रोम कह सकते हैं। आप अपनी याददाश्त पर भरोसा करते हैं, यह सोचकर कि अगले वसंत में आपको पिछले मौसम की हर छोटी बड़ी बात आसानी से याद आ जाएगी। आप ये दर्ज नहीं करते कि खीरे की कौन सी किस्म सबसे ज्यादा उपज देती है और कौन सी बीमारियों के लिए सबसे ज्यादा प्रतिरोधी है। आप ये भी भूल जाते हैं कि बाग के किस कोने में टमाटर लगातार फाइटोफ्थोरा नामक बीमारी से परेशान थे और कहाँ वे बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे थे। आपने अपने पसंदीदा पियोन पौधे को कहीं और लगाया, लेकिन वसंत आते आते ये पूरी तरह भूल गए कि कहाँ। नतीजतन हर नया मौसम आप बिल्कुल नए सिरे से शुरू करते हैं, मानो पहले कुछ हुआ ही न हो। आप फिर से वही किस्में खरीद लेते हैं जो आपको पहले भी निराश कर चुकी होती है। आप फिर से कमजोर पौधों को उसी जगह लगाते हैं जहां पहले भी बीमारियां लग चुकी होती है। आप एक ही गलती बार बार दोहराकर अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं। इसका समाधान बेहद आसान है। एक बागवानी डायरी बनाइए। यह एक साधारण कॉपी या आपके फोन में नोट्स के रूप में हो सकती है। अक्टूबर के महीने में जब यादें अभी ताजा हों, पूरे मौसम के सभी नतीजों को लिख लें। क्या सफल रहा, क्या नहीं, कौन से पौधे बीमार पड़े और कहां पौधों की जगह बदलनी है। यह छोटी सी आदत आपके अव्यवस्थित अनुभवों को ज्ञान के एक अनमोल भंडार में बदल देगी, जो हर साल आपके बागत को और बेहतर बनाएगा और आपको भी ज्यादा समझदार बनाएगी। Az emberek azt hissék, megfagítak, pedig valójában kiszáradtak. Ennek elkerülése érdekében októberben, különösen ha száraz volt az ősz, az egész víz feltöltő öntözést kell végezni. Néhány vödörvizet kell önteni minden növény alá, hogy a talaj 500-600 cm mélyen átnedvesedjen. Ez biztosítja számukra a szükséges vízkészletet egész télre. अब जरा सोचिए, अप्रैल का महीना आ गया है। आप बगीचे में निकलते हैं, लेकिन खुशी की जगह उदासी घेर लेती है। आपके लॉन पर बर्फीली फफूंद स्नो मोल्ड के कारण जगह जगह घास गायब है। जिस नन्ही सेब की पौध का आपको बेसब्री से इंतजार था, उसका तना कुतरा हुआ खड़ा है। कवर के नीचे आपके गुलाब काले पड़ गए हैं और सड़ चुके हैं। क्यारियों में उन खरपतवारों का ढेर लगा है जिन्हें आपने अक्टूबर में नहीं निकाला था। आप उन बीमारियों से लड़ना शुरू करते हैं जो साफ न किए गए मलबे में पनप रही थीं। मरे हुए पौधों की जगह नए पौधे खरीदने में पैसा खर्च करते हैं और बगीचे को फिर से जीवंत करने के लिए कई गुना ज्यादा मेहनत लगाते हैं। है ना कितना अजीब मोड़। ये सारी बसंत की आपदाएं अक्टूबर में कुछ हफ्तों की लापरवाही या गलतियों का सीधा नतीजा है। पतझड़ की सुस्ती की कीमत, आपका खोया हुआ समय, पैसा और सबसे बढ़कर बसंत में आपके बगीचे का आनंद। याद रखिए, बगीचे में अक्टूबर सिर्फ अंत नहीं है, बल्कि नए सीजन की रणनीतिक शुरुआत है। आपका हर काम भविष्य में शानदार फूलों और भरपूर फसल में एक निवेश है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी था तो लाइक करें और नए सुझावों को न चूकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे एक सवाल, आपने खुद अपने बगीचे में पतझड़ में कौन सी गलती की है? या शायद आपके पास कोई अपना गुप्त अक्टूबर हैक है जिसे आप साझा करना चाहते हैं?
हमें टिप्पणियों में बताएं। आइए साथ मिलकर सीखें।